सिर्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, समरी विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत। ये फ्रंट पेज है बुक का। तो ये है इसका जो मौलिक उद्देश्य है पुस्तक का, वह है, जो मूल मंत्र है इसके पीछे, वह है कि सफलता का मूल आधार एक शांत तथा शक्तिशाली मन मस्तिष्क तंत्र है। ऐसे मन मस्तिष्क तंत्र कुछ विशिष्ट मानसिक शक्तियाँ रखते हैं, जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, गहन एकाग्रता शक्ति, मौन मन प्राप्त करने की शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति, तीव्र समस्या सुलझाने की शक्ति, तीव्र विश्लेषणात्मक कौशल की शक्ति तथा तीव्र इष्टतम प्रदर्शन की शक्ति इत्यादि। अतः सफलता का मूल आधार यही शक्तियाँ हैं। परंतु एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो तरीका है, जो मैकेनिज़्म है, वो उसको पता नहीं होता। इसकी वजह से वो मौलिक रहस्य नहीं पकड़ पाता कि कोई भी लक्ष्य यदि आपको प्राप्त करना है तो उसका जो मूल रहस्य है वो कुछ मौलिक शक्तियों में निहित है। और जब तक आपके पास यह मौलिक शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप केवल प्रयास करेंगे। जानकारी, ऊर्जा और भावनाओं का जो संयोजन है वो उचित रूप से यदि आप नहीं कर पाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही इस पुस्तक को लिखने का विशिष्ट उद्देश्य है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वह तरीका जो कि वैज्ञानिक संरचित तथा अनुकूलित तरीका है वो बताया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति उन विशिष्ट मानसिक शक्तियों को प्राप्त कर पाए तथा जीवन के प्रत्येक आयाम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर पाए। तो ये अध्याय 1 है, इसमें परिचय। तो यहाँ से पहला है कि ओएसटी क्या है, ओएसटी की आवश्यकता क्यों है तथा ओएसटी आपके लिए कैसे लाभदायक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। मौलिक रूप से यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में वांछित स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, जीवन में अत्यधिक श्रम आपने किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है, लेकिन उसके बावजूद आप उचित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो इसका कारण है कि आप अपने मन मस्तिष्क तंत्र में उन विशिष्ट शक्तियों को जागृत करने में सक्षम नहीं है, जो सफलता का मूल आधार है। तो ओएसटी प्रोग्राम जो है, जो बुक मैंने लिखी है, इसका उद्देश्य यही है कि वो छिपे हुई रहस्यमय शक्तियाँ कौन सी हैं, वो छिपे हुए मनोवैज्ञानिक आयाम कौन से हैं जिन पर सफलता केंद्रित होती है तथा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यही इसका उद्देश्य है। फिर सेकंड पॉइंट है कि आपको ओएसटी की आवश्यकता क्यों है। तो ये मैंने इसमें लिखा है कि आपको क्यों आवश्यकता है। तो मूल रूप से पूरा ब्रह्मांड आवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है और वही छात्र सफल हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक शांत तथा शक्तिशाली मन मस्तिष्क तंत्र की आवश्यकता होती है तथा यही शांत तथा मन मस्तिष्क तंत्र किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, वही इस पुस्तक, उसी के लिए आपको ओएसटी की आवश्यकता है। और गहराई में बात करें तो पूरा ब्रह्मांड आवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपके मन मस्तिष्क निकाय की आवृत्ति आपके लक्ष्य या परीक्षा के अनुसार नियंत्रित नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे तथा केवल विचार, भावना तथा ऊर्जा के साथ संघर्ष करेंगे। तो मौलिक रूप से ये अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्ति को संसाधित करने का एक प्रयास है। फिर ये आकर्षण के नियम के बारे में कुछ बात है कि मान लीजिए ये आप हैं, आपके लक्ष्य हैं, तो यदि इनकी आवृत्तियाँ मिलती हैं तभी आप लक्ष्य पाने में सफल होंगे, अन्यथा आप लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक सिद्धांत है, जैसे रेडियो का एक सिद्धांत होता है जिसमें अनुनाद का कहा जाता है, रेजोनेंस। तो जब फ्रीक्वेंसी जो है एक्सटर्नल फोर्स का वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तभी आयाम अधिकतम होता है। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब इसका आयाम अधिकतम तब है जब जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो यदि उसका एक तो नेचुरल आवृत्ति होता है ओमेगा नॉट जिसको कहा जाता है, तो जब उस विद्युत धारा का आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होगा तभी परिणाम अधिकतम आएंगे। तो ये इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार से जीवन में क्षेत्र में किसी भी परीक्षा, उसमें आपका प्रदर्शन अधिकतम होता है जब आपका लक्ष्य या आपकी परीक्षा
हेतु आवश्यक कौशलों की अनुनाद आवृत्ति पर प्रदर्शन करते हैं। तो यह है कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका यदि हम देखेंगे तैयारी करने के लिए एक विशिष्ट आवृत्ति होना चाहिए, जिसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा नॉट। तो जब आपके मन मस्तिष्क तंत्र का फ्रीक्वेंसी उस ओमेगा नॉट के बराबर होगा, तभी आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप केवल जानकारी, प्रक्रिया तथा ऊर्जा से संघर्ष करेंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब अगला इसमें मौलिक प्रश्न आता है कि OST आपके लिए कैसे लाभदायक है। तो OST ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और मौलिक रूप से ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको संसाधित करने के लिए उसको कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे उसको घटाएं बढ़ाएं, यही प्रोग्राम आपको सिखाता है। तो इसीलिए ये आपके लिए लाभदायक है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जीवन में कोई भी जटिल स्थिति या परीक्षा आपके मन मस्तिष्क तंत्र की दक्षता की जांच करती है। कोई भी परीक्षा है ये आपको चेक करेगी कि आपका मन मस्तिष्क तंत्र किस प्रकार का है, अंदर से आप क्या हैं, और समय पड़ने पर आप किस प्रकार से आपका मन मस्तिष्क तंत्र कार्य करता है। तो कोई भी परीक्षा इसी बात को टेस्ट करती है कि आपका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वह किस प्रकार से कार्य करने में सक्षम है। तो जो सफल व्यक्ति हैं उनका मन मस्तिष्क तंत्र जटिल तथा मजबूत एल्गोरिथम्स का प्रयोग करता है, जबकि जो असफल व्यक्ति हैं उनका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो सरल तथा दुर्बल एल्गोरिथम्स का प्रयोग करता है। इसी कारण भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वैज्ञानिक संरचित और अनुकूलित क्रिया का पालन करते हुए इन जटिल तथा मजबूत एल्गोरिथम्स को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। यही सफलता प्राप्ति का मूल रहस्य है। यदि आप देखें कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं उनके माँ बाप कक्षा 5 से उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। कक्षा 5 से उनकी ट्रेनिंग, माइंड ब्रेन सिस्टम की जो ट्रेनिंग है वो देना उनको स्टार्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका मन मस्तिष्क तंत्र शांत, शक्तिशाली तथा मजबूत हो जाता है। और 5 से 12 मतलब 7 साल आप मान लीजिए। तो ये जो परिणाम आप देखते हैं वह 7 वर्षों के प्रयासों का परिणाम है। जबकि सामान्यतः एक छात्र 10वीं क्लास के बाद 11वीं तथा 12वीं में तैयारी शुरू करता है तो उसके पास मात्र 2 साल है। तो इसकी वजह से उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल नहीं होता। जब वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ट्राई करता है तो वो उस हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स को सहन नहीं कर पाता और अल्टीमेटली लूज़ आउट कर जाता है। तो यही मौलिक रहस्य है कि कैसे हम तैयारी प्रारंभ करें और क्या अंतर है उन दो छात्रों में। जो एक छात्र वह है जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल है और दूसरा जो असफल है। तो संक्षेप में यह है कि यदि आप जीवन के किसी क्षेत्र या परीक्षा में अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो OST का प्रयोग करें और वांछित परिणाम आप प्राप्त करें। तो यह है इसका एक है। अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे युवाओं की वर्तमान गुणवत्ता। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि देश के 85% युवा किसी भी नौकरी के लायक नहीं, ये इसके स्रोत हैं। अब बात करेंगे इसमें छात्रों के साथ समस्या क्या है। तो पहली समस्या है चंचल तथा अस्थिर मन, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फिर है दुर्बल एकाग्रता शक्ति, फिर है दुर्बल स्मरण शक्ति, अगला है दुर्बल समस्या निवारण कौशल, फिर दुर्बल भावनात्मक बागफल। ये मैंने 6 चित्र इनकी व्याख्या की है तो जिससे आप समझ पाएँ। फिर है दुर्बल विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स जिसको कहा जाता है। फिर इनका समाधान है कि क्या समाधान हो सकता है। तो पहला है चंचल तथा अस्थिर मन हेतु। तो इसके लिए हमें मन को शांत तथा स्थिर करना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान की प्रक्रियाएं प्रयोग में लानी पड़ेंगी। उसके बाद है दुर्बल एकाग्रता शक्ति हेतु। तो इसके बाद एकाग्रता के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर स्मरण शक्ति, तो उसकी भी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप स्मरण शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ये कुछ प्रक्रिया है 21 दिनों की। OST के नाम से मेरा इस पे वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर है दुर्बल समस्या निवारण कौशल हेतु, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। तो इसका इलाज है कि आप एक
तरीके से तैयारी करें, धीरे धीरे तैयारी करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें स्टेप वाइज, तो धीरे धीरे आपके जो समस्या निवारण कौशल है वो मजबूत हो जाते हैं। अगला है भावनात्मक भागफल हेतु समाधान। तो इमोशनल क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, यदि आप इमोशनल क्वेश्चन आपका वीक है, छोटी छोटी बातों पर आप अपसेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो उसका एक तरीका है कि शांत रहा करें, साक्षी भाव का अभ्यास करें और अपने भीतर घटित होने वाले भावनात्मक विचलन को एक साक्षी दृष्टिकोण से देखें, उनमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो यदि आप साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप भावनात्मक विचलनों से निकलना सीख लेंगे और किसी भी स्थिति में एक वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। क्योंकि आज का समय है कि छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, आंतरिक रूप से हम बेचैन रहते हैं, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो आज के समय में वही व्यक्ति काम करने में सक्षम है जिसका EQ बहुत मजबूत है, जो मानसिक रूप से अत्यंत दृढ़ है तथा किसी भी प्रकार के भावनात्मक विचलन, वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसमें संलग्न हुए बिना अपना काम करने में सक्षम है। अध्ययन 3 से स्टार्ट करेंगे, मन मस्तिष्क तंत्र। तो इसमें है कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, मन और मस्तिष्क किस प्रकार नियंत्रित होते हैं, इनका सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है, सफल तथा असफल व्यक्तियों में क्या अंतर है, फिर है असफल व्यक्तियों को सफल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका एक प्रक्रिया का यदि हम प्रयोग करें जिससे मन मस्तिष्क तंत्र को मजबूत तथा शांत बनाया जा सके, तो असफल व्यक्तियों को भी सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो सफल व्यक्ति हैं उनका मन मस्तिष्क तंत्र शांत तथा मजबूत है और वह आउटपुट या परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। जबकि दूसरा जो असफल व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार के भावनात्मक आवेगों में उलझा हुआ है अंदर से, उसके जो मन मस्तिष्क तंत्र हैं उसके एल्गोरिथम्स कमज़ोर हैं, इसी वजह से वह आउटपुट प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो ये सब इसके कारक हैं। अध्याय 4 है वर्तमान युग में सफलता हेतु परामर्श आवश्यक मानसिक शक्ति। तो पहले है दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरी है गहन एकाग्रता शक्ति, तीसरा मौन मन प्राप्त करने की शक्ति, चौथा तीव्र स्मरण शक्ति, पांचवा तीव्र समस्या सुलझाने की शक्ति, छठा विश्लेषणात्मक शक्ति, सातवां इष्टतम प्रदर्शन की शक्ति। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो आज परामर्शक हैं सफलता प्राप्ति के लिए। तो ये सब मैंने इसमें दिखाया है। उसके बाद है इसमें कि किस प्रकार से आप ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। फिर है अध्याय 6 कि मानसिक कौशल विकसित करने हेतु मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो पहले है दृढ़ इच्छा शक्ति हेतु, तो उसका हमने एक चरणबद्ध इनको किया है। जैसे पहला है कि आप अपने लक्ष्य को अनुभव करें और आपका मन मस्तिष्क तंत्र 3 प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन। तो इसमें जो न्यूट्रल या उदासीन प्रवृत्ति है उस पर आप चलें, तभी आप इसमें सक्षम हो पाएंगे। चरण 2 है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो ध्यान केंद्रित करना मूल आधार है। जब तक आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण है बाधाओं का सामना कर अपनी इच्छा शक्ति का परीक्षण करें। चौथा है अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। पांचवा है इन स्टेप्स को जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती आप इसको दोहराते रहें। अगला है गहन एकाग्रता शक्ति हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये कुछ मन प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने रखे हैं जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है मन को मुक्त करें, दूसरा है कि ये जो आकृति आपको दिखाई गई है इसके चित्र पर ध्यान केंद्रित करें, तीसरा इस स्थिति में स्वयं को बनाए रखें, चौथा है आप अपने कार्य को कुशलता से प्राप्त करें, पांचवा स्टेप है एकाग्रता शक्ति में धीरे धीरे सुधार हेतु चरण 1 से 4 को दोबारा दोहराएं। और अगला है जो नेक्स्ट पॉइंट मौन मन हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यदि आप मौन मन चाहते हैं तो पहला चरण है कि सूचना का स्रोत चुनें, किस स्रोत से आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं। फिर इसका चरण 2 है कि सूचना पर ध्यान दें कि क्या वो सूचना, उस पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा दोहराएं, रिवीजन जिसको कहते हैं। चौथा है पुनरावृत्ति परीक्षण। पुनरावृत्ति परीक्षण का मतलब है मान लीजिए आप 10 मिनट से पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट का समय लें
और उस 10 मिनट के दौरान आपने जो पढ़ा है उसको रिटेन करने की कोशिश करें कि क्या आपने पढ़ा है। जो सफल छात्र होते हैं वो इसी प्रक्रिया से पढ़ते हैं कि 10 मिनट तक आपने जो काम किया उसकी एक बार एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे, जिससे यह पता लगे कि वो पढ़ाई ठीक तरीके से हो पा रही है कि नहीं। फिर है आपका तीव्र समस्या निवारण हेतु कौशल। तो ये इस प्रकार के कौशल हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्टेप है आंतरिक रूप से मौन रहें, समस्या के शब्दों को चित्र में बदलें। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले जो टेक्स्ट है उसको इमेज में आप कन्वर्ट कर लें इस प्रकार से। फिर है आप इसका समाधान तैयार करें। फिर है अंतिम परिणाम तक पहुँचे। और अगला है कि इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं समस्याओं के, ताकि जो है आप अगली बार उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्ट स्टेप है तीव्र विश्लेषणात्मक कौशल हेतु अनुकूलित मन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यदि आपके विश्लेषणात्मक कौशल तीव्र नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर पाते, आपकी स्पीड फास्ट नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए पहला चरण है कि अपने आंतरिक विचार और भावनाओं के प्रति अप्रतिक्रियाशील बने, नॉन रिएक्टिव बने। सामान्यतः क्या है कि हमारा मन मस्तिष्क तंत्र किसी प्रकार की भावनात्मक उलझन में होता है। तो यदि आप भावनात्मक उलझन में हैं तो उस समय आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिएक्शन है कि नॉन रिएक्टिव बने। दूसरा है अपने अग्र मस्तिष्क को सक्रिय करें, फ्रंटल लॉब ऑफ द ब्रेन जिसको कहा जाता है, क्योंकि यही विश्लेषणात्मक कौशल में प्रयोग होता है। तो यदि आप भावनाओं में उलझे रहेंगे तो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वो काम नहीं कर पाएगा और आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है समस्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, पूरी एनालिसिस निकालें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सोर्सेज हैं, कैसे सॉल्यूशन आप उसका परिणाम उसको हल किया जा सकता है। अगला है जो विश्लेषण आपने किया उसको लिखें। अगला है चैप्टर नंबर 7 की आत्मविकास कौशल है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। जैसे आत्म परिवर्तन कौशल है पहला। तो पहला चरण है कि आप अपने वास्तविकता का विश्लेषण करें पहले। फिर है कि आप अपने नकारात्मक कौशल को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आप में ये समस्या है तब तक उस पर कार्य आप नहीं कर पाएंगे। अगला है आत्म प्रतिबद्धता बनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहा जाता है। आप कुछ भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पहला नियम है कि आप प्रतिबद्ध होकर उस पर कार्य करें, क्योंकि बाह्य स्थिति को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यदि आप ही अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं होंगे तो उसमें सफलता प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। अगला है अपने सभी नकारात्मक विचार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यह स्वाभाविक है, जब आप कार्य करेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपको प्रभावित करेंगी। तामसिक गुण प्रधान होते हैं एक सामान्य व्यक्ति में, उसे आलस्य, डर, भय, चिंता, अवसाद वगैरह रहता है, और इससे निकलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र से नहीं निकल पाएंगे। अगला है यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें आपकी हेल्प करें तो आप एक नकारात्मक विचार अपने मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी acharyaviswendra@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कौशल है सोचने का कौशल। सोचने का मतलब है कि हमारा मन अक्सर प्रतिक्रियाओं में व्यस्त रहता है, तो हम किसी न किसी प्रकार के भूतकाल या भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हैं। सोचने का तात्पर्य है जब आप मन को स्वतंत्र छोड़ दें और उसको जाने दें वो जहाँ जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश ना करें, बांधने की कोशिश ना करें। तो मन की प्रकृति ही चंचलता है, वह परिवर्तन चाहता है। मन वास्तविकता में वह उस क्षेत्र में रुचि रखता है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, और मन से ही 6th डायमेंशन आप कह सकते हैं, जो छठा सेंस है हमारा, वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जितने भी महान आविष्कार हैं वो सब इस छठे सेंस से ही जागृत हुए हैं। तो यह एक गुण आप कह सकते हैं जो जीवन में उन आयामों को खोजना चाहता है जो भौतिकता के दायरे में नहीं आते, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इसमें सामंजस्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो जीवन अत्यंत कठिन होगा आपके लिए। तो एक मध्य स्थिति ठीक रहती है जिसमें भौतिक और पराभौतिक दोनों आयामों का संयोजन हो, और जिससे आप जीवन में प्रगति कर पाएं। तो अगला इसमें है कि आपको सोचने की आवश्यकता है। मैंने कारण इसमें लिखे हैं कि क्यों आप सोचें।
छात्रों को सोचने की आवश्यकता क्यों है, फिर है इसमें कि अभिभावकों को सोचने की आवश्यकता क्यों है, विकसित कैसे की जा सकती है सोच, फिर है विश्लेषणात्मक कौशल क्या हैं, इनका परिचय, क्यों यह आवश्यक हैं, जो पेशेवर है उनको विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता क्यों है, छात्रों को विश्लेषणात्मक कौशल सीखने की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद है अभिभावकों को विश्लेषणात्मक कौशल सीखने की आवश्यकता क्यों है, क्या उनका कार्य है। और ये है, इसमें एक चीज़ कहूँगा कि अधिकतर छात्र यह सोचते हैं कि जानकारी लिख लिया आपने, क्लास में नोट्स बना लिए तो पढ़ाई हो गई, तो ऐसा नहीं है। जब आप परीक्षा देंगे तो उस समय कोई कॉपी, कोई टीचर, कोई लॉयर, कोई माँ बाप, कोई दोस्त, दुश्मन आपके काम नहीं आएगा। केवल आप, आपका मस्तिष्क और आपका मन। तो ये 3 ही मूल संसाधन हैं जो परीक्षा में उत्तर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो मूल आधार यह है कि आप, आपका ब्रेन और माइंड, आप, आपका मस्तिष्क और आपका मन, यही तीनों मुख्य कारक हैं। तो जो आपने नोट्स लिखे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं बुक्स में। इन नोट्स को अपने मन मस्तिष्क तंत्र में जब तक आप स्थानांतरित नहीं करेंगे और समय पढ़ने पर आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमने इसमें सिखाने का प्रयास किया है। अगला इसमें योजना निर्माण कौशल, प्लानिंग स्किल्स जिसको कहते हैं, तो इसके परिचय है, क्यों आवश्यक है, पेशेवर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्यों ज़रूरत है इसकी, स्टूडेंट्स को क्यों ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आज एक ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ, एक दिन में एक बच्चा कम से कम 50 पेज पढ़ता होगा, जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उस 50 पेज को कैसे आप मैनेज करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें ताकि वो 50 पेजेस आप कंप्लीट कर पाएँ। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्लानिंग स्किल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभिभावकों को सीखने की आवश्यकता क्यों है, प्लानिंग स्किल्स क्यों चाहिए, कैसे विकसित की जा सकती है, इस विषय पे मैंने बताया है यहाँ पे। उसके बाद इष्टतम प्रदर्शन कौशल, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जिसको कहा जाता है। तो आप देखिए, एक डॉडसन लॉ है साइकोलॉजी का, इसके अनुसार यदि आपका स्ट्रेस लेवल एक सर्टेन ऑप्टिमाइज होगा तभी आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम आएगा। यदि आप एक हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बच्चे बहुत अच्छा उनका रिजल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आता है तो हाई प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो ये सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस स्किल्स हैं कि इष्टतम प्रदर्शन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर कारण आता है क्यों। तो ऑब्वियसली जीवन को यदि हम देखें तो जीवन का उद्देश्य ही प्राप्ति है, उच्चतर आयाम को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो यदि आप रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाए ऑप्टिमली, तो आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर जीवन का कोई लक्ष्य ही आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जीवन का मूल लक्ष्य ही उच्चतर आयाम प्राप्त करना है। फिर आता है कि पेशेवरों को क्यों इष्टतम प्रदर्शन की आवश्यकता है, छात्रों को क्यों आवश्यकता है, अभिभावकों को क्यों है। ये सब पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं और ये कैसे विकसित किया जा सकता है, ये किया है। फिर मैंने इसका जो चैप्टर 8 है कि हमारे शिक्षा प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं। तो पहली समस्या है सूचना केंद्रित विधियाँ। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में या कोचिंग सिस्टम में जो प्रोसेस यूज़ होता है पढ़ाने के लिए, वो केवल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। ऐसे हो गया कि बुक से इन्फॉर्मेशन टीचर ने एक्सेप्ट की और टीचर उसको जाके बच्चों को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो एक मूल प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता। हम केवल जानकारी स्थानांतरित करते हैं, उसकी प्रक्रिया नहीं बताते। मान लीजिए कोई टीचर है, फिजिक्स के बुक कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो बुक से ली है, लेकिन महत्व इन्फॉर्मेशन का नहीं है क्योंकि वो बुक्स में अवेलेबल है। आज के समय में अधिकांश ज़्यादातर सब्जेक्ट्स सब गूगल पे फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इन्फॉर्मेशन इज़ फ्री दीज डेज। लेकिन टीचर में खास बात है कि उसने उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना सीख लिया है, एक प्रोसेस को यूज़ करके, एक पैटर्न्स का यूज़ करके उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को फैच करना सीख लिया है और क्लास में उसको रिटेन कर लेते हैं वो। यही उनका महत्व है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जब तक प्रक्रिया नहीं छात्र सीखेंगे तो इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो पहली कमी तो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टडी है वो उसको डेवलप करना चाहिए कि प्रोसेस बेस्ड स्टडी हो। छात्रों को क्वेश्चन आंसर की टर्म में पढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनके मन में वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सीख पाए। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम सीखते हैं, वी आर क्यूरियस टू नो। तो जब तक वो मूल प्रक्रिया सीखने की हम प्रयोग नहीं करेंगे, सीखने पर आधारित जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक
आउटपुट अच्छा नहीं आ पाएगा। और यदि सीखने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्या आएगी आपको व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। क्योंकि हम कैसे भी कहें, पूरी व्यवस्था ही जीवन की परिणाम आधारित है। हर कोई किसी न किसी कार्य में संलग्न है, आप चाहें या ना चाहें। और जब तक वो कार्य में आप दक्ष नहीं होंगे तब तक आपका ना तो व्यक्तिगत रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ना ही पारिवारिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से। तो यू हैव टू परफॉर्म। जब तक आप जीते हैं तब तक आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यही जीवन का कटु सत्य है। आपका परिवार, आपके मित्र, आपका समाज, आपका जो है सराउंडिंग, वो तभी तक आपके लिए अच्छे हैं जब तक आप आउटपुट प्रदान करने में सक्षम हैं। तो आउटपुट तो आपको देना ही पड़ेगा। ये जीवन का मूल मंत्र है। अगली जो समस्या है वो है कि समस्या समाधान कौशल के बजाय मशीन और प्रोटोटाइप आधारित सीखने पर ध्यान देना। क्लास में टीचर जो सिखाते हैं कुछ प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं कि ये ऐसे ही स्थिति है तो इसमें आपको ये वाला केस यूज़ करना है। तो बच्चों में स्वाभाविक जो एक प्रक्रिया है कि किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले हम पूर्णतः शांत होकर उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन स्कूलों में जो आधारित व्यवस्था है उसमें उनको कुछ केसेस याद करवा दिए जाते हैं, तो उस और एग्ज़ाम में वही केसेस आते हैं। तो बच्चा एक स्वतंत्र होकर सोचने की बजाय केवल कुछ लिमिटेड केसेस में ही सोच पाता है, जिससे वो केवल कुछ लिमिटेड काम ही कर पाता है। लेकिन जब आप देखेंगे इसको लार्ज पर्सपेक्टिव में, जब बच्चा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है किसी कंपनी में, तो कोई भी कंपनी यदि है तो आपको आपके स्किल्स के लिए पैसा देती है, स्किल्स के लिए आपको जॉब देगा। और वो स्किल्स हमेशा चेंजिंग है क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अ डायनेमिक थिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग दीज डेज। सो जो डायनेमिक रूप से सोच नहीं पाएंगे, जो वर्तमान की आवश्यकता के आधार पर सोच नहीं पाएंगे, केवल पुरानी विधियों का प्रयोग करेंगे, तो वो मार्केट में नहीं चल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए आपको एक प्रोटोटाइप बेस्ड लर्निंग के बजाय जो एक आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग है वो होना चाहिए। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी है कुशल शिक्षकों की कमी। चौथा है निष्प्रभावी समस्या समाधान कौशल। पांचवी है अनुकूलित सूचना स्रोत का अभाव। फिर इसके समाधान हम देखेंगे। तो समाधान क्या क्या है? तो समाधान है पहला प्रक्रिया केंद्रित विधियाँ। तो छात्रों को प्रोसेस सिखाया जाना चाहिए। उन्हें आप एक सिचुएशन दें और छात्रों से अपने आप उनको सोचने के लिए प्रेरित करें कि खुद सोचिए कि इस स्थिति में आप क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। मान लीजिए आप कोई फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, घर्षण का, तो उसमें आप एक लाइव एग्जांपल लें कि एक मान लीजिए बेंच है, बेंच पे कोई एक आप पुस्तक रख दें और फिर पूछें छात्रों से कि इसके बीच में घर्षण कितना होगा। तो व्यवहारिक रूप से उनको सीखने पर आधारित प्रक्रिया के तहत ज्ञान दें। तो जब आप उनको सिखाएंगे तो दे विल लर्न नेचुरली, वो अपने आप सीख लेंगे। क्योंकि यह एक मनुष्य का मौलिक लक्षण है, वह सीखना चाहता है। अपने आसपास से 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है उनको यूज़ करके वो पैटर्न्स बनाना चाहता है, सीखना चाहता है। और यही पैटर्न्स जीवन का मूल आधार है। तो ये इसकी समस्या है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रक्रिया केंद्रित विधियों का प्रयोग करेंगे और मशीन की भांति सीखने की बजाय समस्या समाधान कौशल पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। समाधान 3 है कुशल शिक्षक की आप भर्ती करें। समस्या का समाधान 4 है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो। हम भी समय समय पर ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। और समाधान 5 है कि अनुकूलित सूचना स्रोत आयात करें। फिर इस पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं कि OST क्या है, निजी जीवन में क्या प्रयोग है, माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का छात्र जीवन में क्या महत्व है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर छात्र सोचते हैं कि केवल पुस्तक से आप पढ़ें और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। परीक्षा में जब आप प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न हल करने की कला आपको आएगी, तभी आप जाके परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो OST का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि परीक्षा में प्रश्न हल करते समय जो मानसिक जटिलताएं एक सामान्य छात्र अनुभव करता है, उन मानसिक जटिलताओं को कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जनरली ये होता है जब स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाती है, फोकस नहीं कर पाता, कॉन्सेप्ट फैच नहीं कर पाता, अंदर से जल्दी करता है। तो इन सब समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, यही आप OST के थ्रू हम इसको सिखाते हैं।
फिर इसके पेशेवर जीवन में प्रयोग हैं। फिर आप मुझे ऑफिशियल ईमेल आईडी acharyaviswendra@gmail.com पे बात कर सकते हैं मेरे से, और ये चीज़ है इसमें। तो ये मेरा चैनल है और आप इससे मुझे बात कर सकते हैं। तो ये मेरा जीवन परिचय है। मेरा जन्म जिला हरिद्वार, गांव खेड़ा जट के वैदिक जाट परिवार में हुआ था। गांव के मोंटेसरी स्कूल से मैंने पढ़ा। उच्च शिक्षा चंडीगढ़ उत्तराखंड से पूरी की। जेई मेन या AEEE उसको कहा जाता था, मैंने उत्तीर्ण किया। और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर उत्तराखंड से मैंने इंजीनियरिंग पूर्ण की है। और ये मेरे बारे में है। आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ये सारे मेरे सोशल प्रोफाइल इसमें अवेलेबल है। यूट्यूब पर लगभग 7,500 से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। 2,000 से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं और 10,500 से ज़्यादा भी ट्वीट्स हैं। तो लगभग 15 वर्षों से मैं कोटा तथा दिल्ली के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भौतिकी संकाय के रूप में, फिजिक्स फैकल्टी के रूप में कार्यरत रहा हूँ। तो ये मेरी वर्किंग है। और विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत, ये पहली पुस्तक थी मेरी लगभग 215 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो नोशन प्रेस की हेल्प से मैंने पब्लिश की हैं। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हैं और नोशन प्रेस पे। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और जीवन में वांछनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगा कि ये जो विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत है, इसको मैंने OST का नाम दिया है। तो ये एक 21 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें हम यह सिखाएंगे आपको कि अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्तियाँ किस प्रकार से आप परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे जीवन के आयामों में आप उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर पाएँ। आप YouTube पर OST बाय आचार्य विश्वेंद्र भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने और डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन किया है। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई समस्या है, तो आप डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।